कल हमने बात करी थी डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन में हमने ये कहा था कि हम जो एडिशनल असेट ब्लॉक में लेके आ रहे हैं उसको लाने के 3 तरीके हमारे पास। एक, परचेज करके या कंस्ट्रक्शन करके, दूसरा पर्सनल असेट को बिजनेस में ले आना, और तीसरा साइंटिफिक रिसर्च में जो असेट काम आई है उसको बिजनेस में ले आना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इन किसी असेट को ला रहा हूं तो क्या मुझे उसको यहाँ ऐड करना है? क्या मुझे उसको यहाँ पे ऐड करना है असेट को? बोलो हाँ या ना। उस असेट को ला के ब्लॉक में जोड़ना है, यस। और जोड़ना है तो मुझे चाहिए वैल्यू। किस कॉस्ट पे जोड़ूं? तो उसको बोलते हैं बेटा एक्चुअल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल कॉस्ट। और ये सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में आती है। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोचो, जिस असेट को आपने परचेज किया या बनवाया उसके लिए आपकी कॉस्ट क्या होगी? क्या परचेज प्राइस होगी? मैं सिर्फ परचेज की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी आ जाएगी। परचेज प्राइस लगेगी हमारी, यस, प्लस उसको पुट टू यूज में लाने तक के सारे खर्चे भी इसमें आएंगे। जैसे कि कोई जीएसटी लगा है, नो क्रेडिट, जिसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली तो जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा इंस्टॉलेशन के खर्चे, उसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग। ठीक है, उसके अलावा फ्रेट। बताइए, ये सारे खर्चे लगते हैं क्या किसी सेट को लाने में? बोलिए, ये सारे खर्चे लगते हैं किसी सेट को लाने में? यस। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और फॉरेन फ्लक्चुएशन और गवर्नमेंट ग्रांट, एड और लेस दोनों, गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, ये सारी चीजें जो ऊपर मैंने लिखी है ना, ये सारी चीजें ऐड होगी, और ये दोनों जो चीजें मैंने लास्ट में लिखी है ये ऐड भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कॉस्ट बचेगी उसे हम कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट, और इसको ले जाके हम यहाँ पे लिख देंगे। बोलिए, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है? लॉजिकल है फिर? ठीक है, अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इफ एनी पेमेंट इन excess of rupees 10,000 in case, अगर किसी भी खर्चे का पेमेंट इनमें से, चाहे वो परचेज प्राइस है, चाहे वो इंस्टॉलेशन है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, कुछ भी है, अगर हमने 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किया है तो वो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना दोबारा से। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एसेट परचेज करी, आपने उसको 2 लाख कैश दे दिया, 8 लाख का चेक दे दिया, तो बताइए आप इस कॉस्ट में यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लाख, 8 लाख या 10 लाख? परचेज प्राइस में कितना लिखेंगे? बोलो, आपने 10 लाख की एसेट परचेज करी और उसमें 2 लाख रुपए कैश दे दिए, 8 लाख रुपए चेक से दे दिए, तो परचेज प्राइस में आप कितना लिखेंगे? नहीं, आप लिखेंगे 8 लाख। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफ एनी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000 इन केस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अगर 10,000 से ज्यादा का कोई भी पेमेंट केस में किया है तो वो कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनेगा, वो कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि कैश ट्रांजेक्शन को हमें रोकना है। वरना लोग क्या करते हैं कि मान लो असेट खरीदी 2 लाख रुपए की, शो कर देते हैं सब 6 लाख की खरीदी है, 2 लाख का तो चेक से पेमेंट कर देते हैं, 4 लाख रुपए कैश दिखा देते हैं बेवजह। समझ रहे हैं बात को? तो फिर इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने लग जाते हैं।
कुछ लोगों ने एसेट खरीदी नहीं, झूठ में बोल देते हैं कि मैंने 1 लाख का कोई लैपटॉप खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा और उस पर डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब पता है कि आके कौन चेक करने वाला है, ठीक है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मैनिपुलेशन हो सकते हैं, इसलिए कैश ट्रांजेक्शन को रोका गया और कहा गया कि 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आगे एक स्पेसिफिक सेक्शन भी है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैं फिर डाल दूं, 8,000 रुपए आपने केस दे दिए, ठीक है, और 9,92,000 रुपए आपने चेक से दे दिए। अब बोलो 10 लाख के एसेट है, 8,000 रुपए केस में दे दिए और 9,92,000 रुपए चेक से दे दिए। अब कॉस्ट में कितना लेंगे? बिल्कुल अब 10 लाख लेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 से ज्यादा का केस पेमेंट नहीं है, 8,000 का ही है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान रखने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहाँ पे, एक ये फॉरेन फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये दो ध्यान रखने वाले। गवर्नमेंट ग्रांट आपने पढ़ा होगा, अकाउंट्स में पढ़ा है कहीं पे? गवर्नमेंट ग्रांट्स का ट्रीटमेंट पढ़ा है? अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा मिला है किस चीज के लिए, एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो आप उसको लेस कर देंगे। आप उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। प्लस तब होता है जब रिवर्सल होता है। कहने का मतलब ये है कि आप 10 लाख के एसेट लेके आ रहे थे, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है कि आप जितनी भी एसेट लेके आएंगे उसका 40% हम देंगे आपको। तो बताइए गवर्नमेंट आपको कितना दे देगी? एक बार आप 6 लाख पूरा देके आओगे, थोड़े दिन में गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपए रिफंड कर देगी। तो बताओ आप कॉस्ट परचेज प्राइस में कितना लिखोगे? बोलो भाई, क्या यहाँ पे 10 लाख लिख के यहाँ पे 4 लाख रुपए कम कर दोगे? तो 6 लाख की कॉस्ट लिखोगे। आप 10 लाख के एसेट लेके आए थे, गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए कि भाई एज ए सब्सिडी, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं। तो क्या आपकी कॉस्ट 6 लाख रुपए रहेगी? यस बिल्कुल ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोलर पैनल अगर किसी ने लगाया होगा रिसेंटली पहले, तो उस पर देती थी गवर्नमेंट सब्सिडी, पता है किसी को? सोलर पैनल जो लगते हैं ना पावर जनरेशन के लिए, उन पे सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, अब तो बंद कर दिए। बोलो भाई क्लियर है? यस। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन को भी समझो, ये सारे बहुत समझने वाले पॉइंट है, देख लेना इनको। वर्किंग नोट 1 में बता रहा हूँ आपको, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने लोन लिया किस चीज के लिए? फॉर फिक्स एसेट लिया आपने लोन, ठीक है। अब इस लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनना। डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ पुट टू यूज, यहां तक का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करते हैं क्या? क्या आप अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हैं यहां तक का इंटरेस्ट? बोलिए, क्या आप बुक में भी यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं? ठीक है, तो यहां तक का इंटरेस्ट आपको यहाँ कॉस्ट में जोड़ देना है। इसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो P&L में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? बड़ी आसान आसान चीजें चल रही हैं अभी। फटाफट रिप्लाई करते रहो तो इनको थोड़ा जल्दी कर ले अपन, ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट आइए, फॉरेन फ्लक्चुएशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपके अकाउंट से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। अकाउंट्स में आप फॉरेन फ्लक्चुएशन का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं AS 11 में, पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? नहीं पढ़ा हुआ?
चलिए फिर ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। फिर आपको अलग नहीं बताना पड़ेगा कि अकाउंट्स में क्या है और इसमें क्या है, मैं अपना बता देता हूँ टैक्स में क्या है। ठीक है, सुनो, आपने आज, क्या डेट है आज, 10/11/2020, ठीक है, एक असेट परचेज करी, एक मशीन परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए में? $1,00,000 में, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, इस फॉरेन करेंसी की रेट जो है वो आज चल रही है $1 = 72। ठीक है, आपने ये जो पेमेंट आज नहीं किया, पेमेंट आपने कब किया? पेमेंट आपने किया 1 जून 2021 को। कितने रुपए का? $50,000 का। ध्यान से सुन लेना, 1 जून 2021 को $50,000 का आपने पेमेंट किया है। ठीक है, और बाकी पेमेंट किया 1 जुलाई 2022 को $50,000 का। अब जिस दिन आपने ये पेमेंट किया उस दिन $1 = था 75 और यहाँ पे था $1 = 68। बताओ, क्या ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो आज हमने एक मशीन परचेज करी है $1,00,000 में। आज हमने एक मशीन परचेज करी है $1,00,000 में और आज डॉलर की रेट है $1 = 72। इसका पेमेंट हमने 2 टुकड़ों में करा, $50,000 दे दिए इस डेट को 75 की रेट से और $50,000 दे दिए इस डेट को इस डेट से। बोलो यहां तक क्लियर है ना? एक बार बता देना भाई। अरे दो दिन बाद छुट्टी है, अभी तो एक्टिव रह लो। चलिए, इस साल मैं कॉस्ट कितनी लूं अपनी? बताओ, इस साल 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी कॉस्ट कितनी लूं इस असेट की? अपने ब्लॉक में किस वैल्यू पे ऐड करूं इसे मैं? क्या मैं इसे 72 लाख पे ऐड करूं? क्या मैं इसे इस साल 72 लाख पे ऐड कर दूं ब्लॉक में? क्योंकि $1,00,000 72 की रेट, तो इस साल में इसको 72 लाख रुपए पे हमारी ब्लॉक में ऐड कर देता हूं एक्चुअल कॉस्ट के रूप में। ओके, इस पे ही डेप्रिसिएशन लगा देता हूं। क्या 31 मार्च 2021 जो हमारी इस साल की लास्ट डेट है उससे पहले कोई पेमेंट हुआ है क्या? क्या इस साल की डेट से पहले कोई पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन लगा दें इस पे। मान लेते हैं 10% रेट होगी। ठीक है, तो 7.2 कितना बचता है भाई? 64.8 लाख। ठीक है, अब इस पेमेंट के टाइम पे या ईयर एंडिंग पे, अकाउंट्स में क्या होता है, ईयर एंडिंग पे ट्रीटमेंट होता है फॉरेन फ्लक्चुएशन का कि 2021 को जो रेट रही होगी वहां पे उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होता है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में कहा गया है डेट ऑफ पेमेंट बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे एडजस्टमेंट होगा। तो ये हो गई हमारी क्लोजिंग WDV इस साल की। क्या हमने अगले साल कोई पेमेंट किया है? बताओ, क्या हमने अगले साल 2021-22 में कोई पेमेंट किया है क्या? बोलो, क्या हमने 21-22 में कोई पेमेंट किया है? हाँ, किया है। उस पेमेंट पे फायदा हुआ या नुकसान, ये बताओ। बोलो भाई, जल्दी बोलो। नुकसान हुआ। कितने रुपए का नुकसान हुआ ये और बता दो। $50,000। और कितने रुपए का नुकसान हुआ? $3 का। क्या $1.5 लाख का नुकसान हो गया? $50,000 का पेमेंट किया आपने और आपको 75 से करना पड़ा जबकि आपने बुक कर रखा था 72 से, तो क्या आपको $1.5 लाख का फर्दर लॉस हो गया? बोलो हाँ या ना। क्या 1.5 लाख का लॉस हो गया फर्दर? यस। तो उसको हम क्या कर दें, कॉस्ट में ऐड कर दें, क्योंकि लॉस हुआ तो कॉस्ट में ऐड 1.5 लाख ऐड कर दिया। किस नाम पे? फॉरेन फ्लक्चुएशन के नाम पे। तो इस साल की WDV हो गई जिस पे डिप्रेशन लगना है वो 66.3 लाख और इस पे लगा दो डेप्रिसिएशन फॉर 2021-22 6.63 लाख। बताओ जी, बात समझ में आई क्या?
बात समझ में आई या नहीं? उतने ही अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है जितने का पेमेंट हुआ है और जितना लॉस हुआ है। ठीक है, एक बार इसको लेस करके बोलो कितना आता है। फाइव 967, ठीक है, लाख। ये हमारी क्लोजिंग हो गई दूसरे साल की। तीसरे साल क्या हमने कोई पेमेंट किया है? बोलो, क्या हमने तीसरे साल कोई पेमेंट किया है? क्या हमने तीसरे साल कोई पेमेंट किया है? 22/3 में, 22/3 में कोई पेमेंट किया है क्या? नहीं किया 22/3 में कोई पेमेंट? जया कह रहे हैं नहीं, अक्षिता कह रहे हैं हाँ, चनिका कह रहे हैं नहीं। अरे किया तो है भाई, 22-23 में किया तो है, लिखा तो है, फिर ना क्यों कह रहे हो? ठीक है, कितना किया? $50,000 का। बोलो फायदा या नुकसान? फायदा या नुकसान? कितने रुपए का? कितने रुपए का? 4 रुपए। 2 लाख का। तो बोलो 2 लाख का फायदा हुआ तो कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? 2 लाख का फायदा हुआ तो कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? 2 लाख का फायदा हुआ है तो कॉस्ट को बढ़ाऊं या घटा दूं? लेस कर देते हैं, बस खत्म कहानी। तो इस साल डेप्रिसिएशन कितने में लग जाएगा? 57.67 पे, और इस पे लगा दो 10%। डेप्रिसिएशन फॉर 22-23 5.767। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि फॉरेन फ्लक्चुएशन से अगर हमें फायदा होता है तो हम उसे कॉस्ट में, अगर हमें फायदा होता है तो हम उसे कॉस्ट में क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। और नुकसान होता है तो कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऐड और लेस दोनों लिखा है। आगे बात समझ में? पर एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रख लेना कि सारा एडजस्टमेंट कब होता है? जब हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट नहीं किया तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? यस, कोई डाउट नहीं है किसी को? अब थोड़ा सा फास्ट चलो बेटा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अपने छुट्टियों से पहले पूरा हो जाए, अदरवाइज ये बीच में लटक जाएगा तो समझ नहीं आएगा बाद में। चले, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पर्सनल असेट बोट टू बिजनेस। आपके पास कोई पर्सनल असेट थी और आप उसको बिजनेस में ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि उसको किस वैल्यू पे ब्लॉक में ऐड करेंगे, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किस वैल्यू पे हम उसे ऐड करेंगे वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो चलो कर लेते हैं फाइंड आउट। सुनो, आप कोई असेट लेके आए, ये बेटा कवर होता है एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 43(1) में इसके रिगार्डिंग रूल दे रखा है। और क्या कहा कि जितने में आपने वाकई में वो असेट परचेज करी थी ना पर्सनली, वो ले लो और उसमें से डेप्रिसिएशन कम कर दो एज इफ यूज्ड फॉर बिजनेस। कि वो असेट अगर शुरू से बिजनेस में काम आई होती तो उस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होता। जो बचेगी वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी और उस पे आप उसको बिजनेस में ले आना। बोलो क्या बात सही है? जैसे आपने कोई एसेट 3 साल पहले खरीदी थी पर्सनली, 3 साल आपने पर्सनल काम में ली, तो आप 3 साल का डेप्रिसिएशन उस पर लगा दो और फिर उसको बिजनेस में जो वैल्यू बचती है उस पर ले आओ। बोलिए क्या ये बात सही है? क्या ये लॉजिकल लगता है आपको?
कि जिस एसेट को हमने पर्सनली खरीदा था उसे आप पहले आज तक का डेप्रिसिएशन उस पे घटा दो और जिस जो वैल्यू बचती है उस पे आप उसको बिजनेस में लाके ऐड कर लो, ठीक है। पर ध्यान रहे ये जो प्रोविजन है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब अगर कोई बाकी एसेट हुई, अदर एसेट हुई, तो क्या करेंगे भाई हम? क्या उस पे ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे? नहीं। अदर एसेट हुई तो हम उसको एक्चुअल कॉस्ट जो इसकी है उसी पे ले आएंगे, उसके लिए कोई डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो, बात समझ में आती है? सुनो, एक आपकी बुक का क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का क्वेश्चन है। मुझे तो याद है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, आप चाहो तो बुक से देख लेना। कॉस्ट बेटा एसेट की 10 लाख रुपए, ठीक है। डेट ऑफ परचेज है 15/12/2018 ले लो, ठीक है। इसको हम बिजनेस में लेके आए, ब्रॉट टू बिजनेस, ठीक है। कब लेके आए? 15/12/2020 में लेके आए, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि ये कितनी वैल्यू पे हमारे ब्लॉक में ऐड होगी, कितनी वैल्यू पे हमारे ब्लॉक में ऐड होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट बतानी है इसकी 43(1) में, जिस पे हमें इसको ऐड करना है। बोलो, क्या सेम क्वेश्चन है जो हम अभी पढ़ के आए हैं? और ये एसेट कौन सी है? ये एसेट है बिल्डिंग। तो बताओ क्या हम इसका कैलकुलेशन वैसे ही कर दे जैसा अभी हम सोच रहे थे, कि इस पे आज पहले वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो जो लग चुका होता अगर हम इस पे स्टार्टिंग से बिजनेस में काम में लेते तो क्या कॉस्ट लिखें बेटा? 10 लाख। इसमें से क्या मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं पहले साल 2018-19 का? बोलिए, क्या मैं 18-19 का डेप्रिसिएशन लगाऊं? क्वेश्चन दोबारा सुन लो। 15 दिसंबर 2018 को हमने एक पर्सनल बिल्डिंग खरीदी, पर्सनल बिल्डिंग खरीदी। उस पर्सनल बिल्डिंग को हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं 15 दिसंबर 2020 को। तो किस वैल्यू पे उसे ब्लॉक में ऐड करेंगे ये हमें निकालना है। तो नोशनल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम कि आज तक अगर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होता तो वो कितना होता, ठीक है। तो 10 लाख में 2018-19 का डेप्रिसिएशन रेट होती है बिल्डिंग पे, आपको लिखाई हुई है कितनी, जो बिजनेस में काम आती है बिल्डिंग उस पर कितनी रेट होती है? 10%। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं 2018-19 का? ये बिल्डिंग अगर स्टार्टिंग से बिजनेस में होती तो 18-19 में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होता? छब्बीस 250, ओके। और वो कह रहे हैं, चंचल कह रहे हैं 50, ठीक है। और बोलो भाई, बोलो, जो भी समझ आ रहा है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत की परवाह मत करो, बोलना इंपॉर्टेंट है। अगर ये असेट 2018-19 में बिजनेस में काम में आ रही होती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता है इस पे? अरे बोलो भाई, थोड़ा जल्दी बोलो बेटा। हाँ, रेट 10% है ना, रेंट के 10% रेट। अक्षिता कह रहे हैं 1 लाख, ठीक है। बस ऐसे बोल दो ना जो भी आपको लगता है, उसमें क्या इतना चुप रहने, देखो चुप रहना तो कोई सोल्यूशन है नहीं बेटा, रिप्लाई नहीं करना या चुप रहना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आता है आप ये जज कभी मत किया करो कि मुझे, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो जज करना मेरा काम, ठीक है। वो सही है या गलत मुझे देखना है, मुझे आपको गाइड करना है कि कोई गलत है तो उसको ठीक कैसे करना है।
आप ये सोच के अगर जवाब नहीं देते हो तो बेटा ये सबसे बड़ी गलती रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन कह रहे हैं 1 लाख। देखो बेटा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, बिल्कुल कायदे की बात है, बट हाफ करेंगे क्योंकि ये 180 दिन से कम काम आई है। देखो 15 दिसंबर 18 में खरीदी तो 31 मार्च 19 का हमारा ईयर है ना। तो बताओ 180 दिन से कम आई या ज्यादा आई? 18-19 में ये एसेट 180 दिन से कम काम आई या ज्यादा कम आई? तो क्या ये हाफ नहीं होना चाहिए? बताओ, क्या ये हाफ नहीं होना चाहिए? यस, तो ये हो जाएगा 50,000। ये कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी हो जाएगी इसकी? बोलो, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी? 9.5। क्या हमारे बिजनेस में लाने से पहले 1 साल और खत्म हो चुका है? 2019-20 भी जा चुका है क्या? बोलो, क्या बिजनेस में लाने से पहले 19-20 जा चुका है क्या? यस, तो उसका भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना लगाऊं? उसका डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं? 95। बेटा डब्ल्यूडीवी चलती है यहाँ पे, है ना। ब्लॉक में कभी भी एसएलएम नहीं चलता, ये ध्यान रखना। तो 95 लगाएंगे, तो अगेन डब्ल्यूडीवी क्या आ जाएगी? 8.55 लाख, ठीक है। अब इसके पहले क्या 2021 भी जा चुका है हमारे बिजनेस में लाने से पहले? क्या 2021 भी जा चुका है? नहीं, वो तो चल रहा है क्योंकि हम तो 15 दिसंबर 2020 में ले आए थे, ठीक है। तो इस वैल्यू पे उठा के हम इसको ब्लॉक में ऐड कर देंगे। इस वैल्यू पे उठा के हम उसको ब्लॉक में ऐड कर देंगे। क्या आपके मन में एक सवाल और आ रहा है कि सर 1 अप्रैल 2020 से लेके 15 दिसंबर 2020 तक का भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था इसमें, क्योंकि हम तो असेट को इस दिन लेके आए हैं। बोलिए, क्या ये भी सवाल आ रहा है किसी के मन में? बोलो भाई, क्या ये भी सवाल आ रहा है कि सर हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया वो तो 31 मार्च 2020 तक का है, तो उसके आगे से लेके जिस दिन हम असेट को बिजनेस में लेके आए वहां तक का डेप्रिसिएशन भी तो लगना चाहिए। नहीं आ रहा है? आ रहा है? अगर नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। और आ रहा है तो मैं सॉल्यूशन बता दूं कि हम डेप्रिसिएशन बेटा ईयर एंड पे लगाते हैं, ठीक है। और ये इस साल के ईयर एंड में कवर अपने आप हो जाएगा, इसलिए हमें इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ गई? पर्सनल असेट ब्रॉट टू द बिजनेस अगर हुआ तो क्या करेंगे? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आपकी बुक का ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें लिखा है कि एक कार है, कितने रुपए की है? आई थिंक 3,25,000 की है, ठीक है। एंड कब खरीदी वही ले लो आप एक बार, 15-12-2018 ले लो, ठीक है। और इसको भी हम क्या किए, ब्रॉट टू बिजनेस ले आए, वही 15-12-2020 को लिख देता हूं मैं, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है 20%। तो बताओ इस असेट को हम ब्लॉक में कितनी वैल्यू पे ऐड करेंगे? एक कार है 3,25,000 रुपए की, 15-12-2018 को खरीदी थी पर्सनली, अब उसे बिजनेस में ले आए हम 15-12-2020 को, तो उसको हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, सॉरी 15% है, तो उसको हम
किस वैल्यू पे ऐड करेंगे ब्लॉक में, बता सकता है कोई? निकाल के दे दो। कोई भी निकाल के दे सकता है तो जल्दी से निकाल दो। ठीक है, देते जाओ, सारे जवाब देते जाओ, मैं देख लेता हूँ। आप जवाब देते जाओ, फिर मैं देख लूंगा किसका सही है और क्या लॉजिक है। चलिए, वेरी गुड। हम इसको ऐड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट 3,25,000 पे ही हम इसको ऐड कर देंगे, कोई डेप्रिसिएशन घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1) जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होता है। बाकी जो भी एसेट है वो तो सारी किस पे ऐड होती है? एक्चुअल कॉस्ट पे ही ऐड हो जाती है, उस पे नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। बोलिए, आगे बात समझ में? तो अब देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे हमारे पास नई एसेट लाने के 3 तरीके थे। एक तरीका था परचेज करके, तो उसमें क्या क्या आएगा ये हमने पढ़ लिया। बोलो, किसी को डाउट? यहाँ बता दो, क्या इसमें किसी को डाउट? नई एसेट परचेज करके लाने में किस रेट पे लेंगे? पर्सनल एसेट को बिजनेस में लाने में किस रेट पे लेंगे? इसमें कोई डाउट? अब सवाल आता है, जो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में काम में आई है, अगर हम उसे बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो किस वैल्यू पे लाएंगे? तो उसका मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता देता हूँ, 0। किस वैल्यू पे लाएंगे? 0 वैल्यू पे लाएंगे। और जब 0 वैल्यू पे लाएंगे तो ही उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले भी लिखाया है कि जो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में काम में आती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 0 पे क्यों लाते हैं, उसका भी सुन लो रीजन। सेक्शन 35 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 35 हम पढ़ेंगे, वहां उसका रीजन आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये 0 का लॉजिक सेक्शन 35 में आएगा। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, क्या है कि डेप्रिसिएशन हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ ऐसा है कि पहले एक बॉक्स है, उसमें आपको 3 चीजें समझाई जाती हैं। उस 3 चीजों में इस चीज को निकालने के भी 2 तरीके हैं, तो वो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और फिर उस चीज को निकालने के, उसके अंदर किसी चीज को समझने का तरीका, मतलब डब्बे में डब्बा वाली सीन है कि 1-2 चीज है, इनको समझाने के लिए ये है, इसके अंदर ये है, ठीक है, फिर इसके अंदर ये है, ऐसे चलता जाता है। तो अगर आप इसके अंदर जाते जाएंगे ना समझने के लिए, तो फाइनली आप उलझ जाएंगे और आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा जो पर्पज रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि मैं आपको ऐसे समझा दूं, ये है, इसके 2 पार्ट हैं, फिर इसके 3 पार्ट हैं, तो ये चीजें सारी पैरेलली रहती है तो हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप गौर करेंगे तो हमने क्या समझा अभी तक, मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं आपको, देख लो। हमने कहा कि जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग लिखना है, और वो ओपनिंग तो हमें पता रहता है। ठीक है, फिर हम एडिशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एडिशन किस वैल्यू पे लाएंगे, इसके लिए हमने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं, ताकि आगे फ्यूचर में जाके आपको ये वैल्यू निकालने में कहीं पे भी दिक्कत ना आए। ओके, तो इसके 3 तरीके जो थे मैंने तीनों आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अब वापस आ जाइए आप उसको समझ के यहाँ पे, तो ओपनिंग आपने लिख दिया, एडिशन आपने लिख दिया, अब सोल्ड पे चले। ठीक है, सोल्ड में छोटी सी बात है, सोल्ड में छोटी सी बात है, मैं यही बता देता हूँ। देखिए, सोल्ड का मतलब सिर्फ सेल से नहीं है, सोल्ड का मतलब हर उस एक तरीके से है जिससे आपके पास आपके एसेट जाके कोई ना कोई कंसिडरेशन आता है, जिसमें सेल हो सकता है।
डैमेज हो सकता है, कैसे डैमेज हो गई और आपको क्या मिल गया बेटा, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो मुझे बताओ क्या इंश्योरेंस क्लेम भी एक तरीके की सेल प्राइस ही है? अगर कोई आपके एसेट डैमेज हो जाती है और उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है आपको, तो क्या वो भी आपके लिए सेल प्राइस के रूप में ही काम करेगी? यस, ठीक है। और तीसरा हो सकता है सेल एज स्क्रैप या वेस्टेज, वेस्टेज तो नहीं लिखेंगे, स्क्रैप ही लिख लो, ठीक है। आप उस मशीन को खराब करके, मतलब बिल्कुल खराब हो जाती है और आप उसको रद्दी के भाव बेच देते हैं, तो क्या वो भी है तो सेल ही? क्या वो भी है तो सेल ही? तो चाहे आप उसको फिजिकली सही कंडीशन में बेचें, चाहे डैमेज होने पे इंश्योरेंस क्लेम मिले, और चाहे उसको आप एज ए स्क्रैप बेचें, जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पे लेस होगा, जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पे लेस होगा, दैट्स इट। बोलिए, आई बात समझ में? तो एड, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, तो जो बचेगा वो ये बचेगा, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बताओ जी, क्या यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई आपके? ओके, सेल्फ वाला, सेल बेटा, सेल मतलब आपने एक मशीन उठाई और बेच दी नॉर्मल कंडीशन में, तो भी सेल है। आपने एक एसेट को स्क्रैप के रूप में बेच दिया, तो भी वो सेल ही है, चाहे उससे पैसा कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर एसेट डैमेज हो गई, डैमेज मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया, जल गई, ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया और उसमें जल गई, हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उसका पैसा दे दिया, तो हमारे लिए तो तीनों ही केस में एसेट जा रही है और पैसा आ रहा है, तो हम उसको क्या ब्लॉक में से लेस करें? क्या हम उसके ब्लॉक की वैल्यू उससे रिड्यूस कर दें कि भाई इतने रुपए की भरपाई हमें हो गई तो लेस कर दूं? तो बस वो हमने कर दिया, तो जो था, जो आया वो ऐड कर दिया, जो गया वो लेस कर दिया, बस ये हमारा बच गया, और जो बच गया उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको पूरा यहां तक एंड करेंगे, ठीक है। परसों से आपकी दिवाली की छुट्टी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।